हार्बिन मंचूरिया 1940 एक सुबह एक आदमी था, डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल, क्योटो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, जापान का एक रिस्पेक्टेड नाम। उस सुबह उसने अपनी टीम के सामने खड़े होकर एक स्पीच दी। एक लाइन उसने कही जो आज भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। A doctor's God-given mission is to challenge all varieties of disease carrying elements. But the work upon which we are now about to embark is the complete opposite of these principles. वो डॉक्टर अपने ही प्रोफेशन का उल्टा करने जा रहा था और उसके पास एक पूरी फैक्ट्री थी, 150 बिल्डिंग्स, 3000 स्टाफ और अंदर बहुत सारे लोग, जिंदा इंसान जिनका कोई नाम नहीं था। उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट होने जा रहे थे जो एक नॉर्मल इंसान सपने में भी सोचने से कतरा जाए। बिना एनेस्थीसिया के उनके ऑर्गन्स निकाल के देखना कि कैसे काम करते हैं। उन्हें मारुटा कहा जाता था। जापानीज में मारुटा का मतलब होता है लकड़ी के टुकड़े, जिनको जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, फेंक सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त। इसलिए उन इंसानों को नाम दिया गया मारुटा। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की उस सबसे बड़ी, सबसे डॉक्यूमेंटेड और सबसे भारी ट्रेजेडी के बारे में जो आज भी ऑफिशियली इंसाफ के बिना खत्म हुई। यूनिट 731। वो एक आदमी, शीरो इशी, एक डॉक्टर जिसने डिसाइड किया कि इंसान एक्सपेरिमेंट्स के लिए होते हैं। जी हां, सही सुना आपने। 25 जून 1892 जापान, एक गांव में एक लड़का पैदा हुआ, शीरो इशी। वो ब्राइट था, बहुत ज्यादा। क्योटो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की डिग्री, फिर आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ज्वाइन की, अपने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट की बेटी से शादी की, करियर में एक के बाद एक स्टेप ऊपर। 1925 में जेनीवा प्रोटोकॉल पास हुआ। दुनिया के सभी बड़े देशों ने साइन किया। बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स वॉर में बैन। बाकी दुनिया ने सोचा ये वेपन बहुत खतरनाक है, इसलिए बैन कर दिए। शीरो इशी ने सोचा कुछ और। When the 1925 Geneva Protocol banned the use of bacteriological and chemical weapons in war, he began to urge the creation of Japanese bacteriological weapons program. Ishii reasoned that such weapons must be very effective, otherwise they wouldn't have been prohibited. जी हाँ, ये था इशी का लॉजिक। जो चीज़ इतनी बुरी है कि बैन हो गई, वो ज़रूर बहुत पावरफुल होगी। इशी ने जापान की गवर्नमेंट को कन्विंस किया। 1932 में उसे मंचूरिया में एक सीक्रेट फैसिलिटी का चार्ज दिया गया। पहले हार्बिन सिटी में, फिर सिक्योरिटी रीजन से 14 माइल दूर एक जगह पिंग फैन में। 1940 तक वो फैसिलिटी पूरी तरह रेडी थी। ऑफिशियली नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। अंदर 150 बिल्डिंग, लेबोरेटरीज, ऑपरेटिंग रूम्स, बैरक्स, डिटेंशन सेल्स और मल्टीपल क्रीमेशन फैसिलिटीज। कोई प्रिजनर यूनिट 731 के गेट से जिंदा बाहर नहीं गया, एक भी नहीं। एंड जब कोई प्रिजनर आता था तो वो रात को आता था, काली पेंटेड वैन्स में, खिड़कियां नहीं, सिर्फ एक छोटा वेंटिलेशन होल, एक सीक्रेट टनल के जरिए अंदर। रजिस्टर में नाम नहीं, सिर्फ एक 3 डिजिट नंबर। वो नंबर ही उनकी पहचान थी। जब तक वो जिंदा थे, विक्टिम्स मोस्टली चाइनीज थे और कुछ कोरियन, रशियन, मंगोलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। एस्टिमेट्स के मुताबिक पिंग फैन फैसिलिटी में मिनिमम 3000 लोग मरे। कुछ हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है 10 से 12,000। अब मैं आपको उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि पिंग फैन में शीरो इशी की निगरानी में होते थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वीवी सेक्शन बिना एनेस्थीसिया के। 1995 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एनोनिमस मेडिकल असिस्टेंट का इंटरव्यू पब्लिश किया जो यूनिट 731 में था।
उसने अपना पहला बीवी सेक्शन डिस्क्राइब किया. The fellow knew that it was over for him, and so he didn't struggle when they led him into the room and tied him down. But when I picked up the scalpel, that's when he began screaming. बीवी सेक्शन मतलब जिंदा इंसान को एनेस्थीसिया के बिना काटना, सिर्फ ये देखने के लिए कि प्लेग या एंथ्रैक्स ह्यूमन ऑर्गन्स को कैसे इन्फेक्ट करता है. एक्सपेरिमेंट 2, फ्रॉस्ट बाइट. फिजियोलॉजिस्ट योशिमुरा हिसातो ने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया. प्रिजनर्स को मंचूरियन विंटर की ठंडी रात में बाहर ले जाया जाता था. लिम्स, हाथ, पांव पानी और बर्फ में तब तक डुबाए जाते थे जब तक वो फ्रीज ना हो जाए. जब वो रेडी होते, एक विटनेस ने बताया, फ्रोजन लिम्स इतनी जोर से ठोकने पर आवाज आती थी जैसे लकड़ी का टुकड़ा ठोका हो. एक्सपेरिमेंट 3, प्रेशर चैम्बर. इंसानों को सील्ड प्रेशर चैम्बर्स में बंद किया जाता था. प्रेशर बढ़ाया जाता था, तब तक बढ़ाया जाता था जब तक बॉडी हैंडल कर सके. साइंटिस्ट रिकॉर्ड करते थे कब आंखें बाहर निकल आएंगी और कब ऑर्गन्स फेल हुए. एक्सपेरिमेंट 4, बायोलॉजिकल इन्फेक्शन. हेल्दी प्रिजनर्स को प्लेग, कॉलेरा, टाइफॉइड, एंथ्रैक्स से इन्फेक्टेड प्रिजनर्स के साथ एक सेल में बंद किया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन कितनी तेज फैलता है, कितने दिन में फैलता है, किस टेम्परेचर पर फैलता है. और एक्सपेरिमेंट नंबर 5, प्रेग्नेंट फीमेल. फीमेल प्रिजनर्स को फोर्सिबली इम्प्रेग्नेट किया जाता था. फिर उन पर एक्सपेरिमेंट्स, केमिकल वेपन्स, एक्सपोजर, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस और फिर प्रेग्नेंट वुमेन का भी विविसेक्शन. फीटस पर इफेक्ट स्टडी करने के लिए. टू बी ऑनेस्ट, ये सब बताते बताते मुझे भी बहुत अजीब फील हो रहा है, लेकिन ये केवल एक शुरुआत है. इससे भी ज्यादा बदतर इंसानों के साथ सलूक किया गया वहां पर. तो इसी पर हिस्टोरियन शेल्डन हैरिस, ऑथर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ डेथ, ने लिखा था, They just killed people with no inherent purpose other than to see how they reacted to being killed. ये तो कुछ भी नहीं था. फिर हुआ फील्ड टेस्ट जिंदा शरीर पर. जब लैब काफी नहीं थी तो पूरी आबादी को लैब बना दिया गया. यूनिट 731 सिर्फ एक लेबोरेटरी नहीं था, वो एक वेपन प्रोडक्शन यूनिट भी था. और जब लैब एक्सपेरिमेंट्स काफी नहीं थे, इशी ने फील्ड टेस्ट करने शुरू किए. रियल शहर पर, रियल सिविलियंस पर. अक्टूबर 1940, चाइना. जापानीज प्लेन्स ने निंगबो शहर पर एक स्पेसिफिक मिशन के साथ उड़ान भरी. उन्होंने नीचे गिराए प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज, हजारों की तादाद में. 4,500 फ्ली इंक्यूबेटर्स यूनिट 731 में थे, सिर्फ इस काम के लिए. रिजल्ट, शहर में प्लेग आउटब्रेक, सिविलियंस मरे. इशी इतना खुश था इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिखाने के लिए. फिल्म में प्लेन पर लगा था स्प्रे मैकेनिज्म और नीचे गिरते प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज. और फिर आया साल 1941, चांगड़े, चाइना, और एक और फील्ड टेस्ट और एक और शहर और एक बायोलॉजिकल अटैक. जापान की बायोलॉजिकल वॉरफेयर से एस्टिमेटेड 3 लाख चाइनीज सिविलियंस मरे ओवरऑल वॉर पीरियड में. फिर 1945 ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम्स एट नाइट शुरू कर दिया गया था. यह अब तक का सबसे बड़ा प्लान था. इशी चाहता था प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज को अमेरिकन वेस्ट कोस्ट पर गिराया जाए, कैलिफोर्निया पर, पॉपुलेशन डेंस एरियाज वाली जगह पे. टारगेट डेट थी 22 सितंबर 1945, पर जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया, सिर्फ 38 दिन पहले. अगर जापान 38 दिन और लड़ा होता तो अमेरिका की सिविल पॉपुलेशन पर सबसे बड़ा बायोलॉजिकल अटैक होता जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था. 15 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर किया. इशी ने तुरंत ऑर्डर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय करो, फाइल चलाओ, बिल्डिंग्स ब्लास्ट करो, कोई एविडेंस नहीं रहना चाहिए. स्टाफ को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए. जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने किया,
अभी किसी को मत बताओ, अपनी मौत तक कोई मुंह नहीं खोलेगा। और फिर इशी ने कुछ और किया। पीबीएस के मुताबिक उसने अपनी खुद की मौत फेक कर दी। जापान में छुपता रहा। अमेरिकन ऑक्यूपेशन फोर्सेस को पता चला कि वो जिंदा है। उन्होंने जापानीज अथॉरिटीज को कहा उसे हमारे हवाले करो। इंटेरोगेशन शुरू हुआ। कैंप डीट्रिक के इन्वेस्टिगेटर्स अमेरिकन्स के पास एक चॉइस थी। चॉइस 1, इशी और उसके साइंटिस्ट पर न्यूरमबर्ग जैसी वॉर क्राइम्स ट्रायल चलाओ, सबको सजा दो। चॉइस 2, उनका डेटा लो, उन्हें माफी दो और वो डेटा अमेरिका के बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम में यूज करो। 6 मई 1947 जनरल डगलस मैक आर्थर एलीड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर ने वॉशिंगटन को लिखा, Additional data, possibly some statements from Ishii, can probably be obtained by informing Japanese involved that information will be retained in intelligence channels and will not be employed as war crimes evidence. Translation: इशी को बोलो कि जो भी तुम बताओगे वो वॉर क्राइम्स ट्रायल में यूज नहीं होगा, इसलिए बता दो। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स ने लिखा ये डेटा एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल है। कोड दिया, The information could never have been obtained in the United States because of scruples attached to experiments on humans. 1948 में डील सील हो गई। शीरो इशी और यूनिट 731 के तमाम साइंटिस्ट को कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई और सोवियत यूनियन ने कुछ यूनिट 731 मेंबर्स पर ट्रायल चलाया 1949 में। एक विटनेस था, योशियो शिमिजू, जो यूनिट 731 में था लेकिन डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं था। उसने 94 साल की उम्र में 2024 में VOA न्यूज़ को बताया, My superiors became professors at universities, presidents of pharmaceutical companies and members of the self-defense forces. शिमिजू, जिसने अपनी बीवी और बच्चियों को भी डेकेड्स तक ये नहीं बताया कि वो कहाँ था, चाइना गया था, पर्सनली उसने माफ़ी मांगी विक्टिम्स के परिवारों से। लेकिन जापान ने यूनिट 731 का एग्जिस्टेंस पब्लिकली कभी नहीं माना डेकेड्स तक। 1982 में चाइना ने हार्बिन में उसी जगह एक म्यूजियम बनाया यूनिट 731 के रूल्स पर। 1988 में जापान ने पहली बार ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि ह्यूमन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, लेकिन ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं थी। 2002 में जापानीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहली बार ऑफिशियली रूल किया कि जापान ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर की थी। 2025 तक जापान की गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेट अपॉलॉजी नहीं दी। विक्टिम्स के परिवारों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। जेफ किंगस्टन, जापान स्कॉलर, ने कहा, द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अ co-conspirator in the cover-up of Unit 731. Their experiments in biological warfare, chemical warfare, vivisection experiments, all this was considered useful and would give the United States a great advantage. मिनिमम 3,000 लोग, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 10 से 12,000, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से 3 लाख तक चाइनीज सिविलियंस, कोई नाम नहीं, सिर्फ नंबर्स। वो लोग जिन्हें मारूटा लकड़ी के टुकड़े कहा गया, जिनका कोई नाम नहीं था, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिनकी कोई कब्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्रिमेशन फैसिलिटीज में चलाया जाता था ताकि एविडेंस मिट सके। और वो डॉक्टर शीरो इशी 67 साल में अपने घर में पीसफुली मरा। नाजी जर्मनी में न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए। नाजी डॉक्टर्स को फांसी मिली, उन्हें हिस्ट्री ने विलन करार दिया। मिनिमम 3,000 लोगों को भी ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं आई आज तक। इस वीडियो में दी गई हर बात कंफर्म डॉक्यूमेंटेड सोर्सों पर बेस्ड है। अगर इस दर्दनाक कहानी पर यकीन नहीं आया तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन यूनिट 731 के तमाम विक्टिम्स जिनका कोई नाम रिकॉर्ड नहीं हुआ, 1936 से लेकर 1945 तक हार्बिन, मांचूरिया में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज़ की बाकी और कहानियों को भी सुनें।